अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद अमार मलिक और आज की वीडियो मेरी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपने बैचलर्स के आखिरी मराहिल में हैं या फिर बैचलर्स करके रिसेंटली पास आउट हुए हैं और अब वो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं हायर स्टडीज़ के लिए स्कॉलरशिप पे। तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टिप्स जो हैं वो बहुत डेफिनेट हैं और बस यही टिप्स पे आपने अमल करना है। ये वो टिप्स हैं जो मेरे लिए कारगर साबित हुई या जो जब मैं पास आउट हुआ तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस थे और मैंने कौन से ऑप्शंस किस वजह से चूज़ किए, तो उस हवाले से मैं आपके सामने चीज़ें रखूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये अब किसी ना किसी के लिए एटलीस्ट फ़ायदेमंद साबित हो। तो स्टार्ट करते हैं। जब मैंने बैचलर्स में दाखिला लिया था अपनी इंजीनियरिंग के लिए, तो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं मुल्क से बाहर जाऊंगा हायर स्टडीज़ के लिए। और उसकी एक वजह साफ थी कि मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट था वो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में होता है कि बाहर सिर्फ दो तरह के लोग जा सकते हैं। एक वो जो कि बहुत ज़हीन होते हैं यानी एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट और वो अपनी जहानत की बुनियाद पे स्कॉलरशिप्स अवेल कर लेते हैं और फिर वो बाहर के ममालिक में जाके पढ़ते हैं, या फिर वो जो कि बहुत अमीर होते हैं और फिर वो अपने पैसे के बुनियाद पे यानी सेल्फ फाइनेंस के ऊपर जाके बाहर की यूनिवर्सिटीज़ से तालीम हासिल करते हैं। तो क्योंकि मैं दोनों कैटेगरीज़ में फॉल नहीं करता था, इस वजह से मुझे लगता था कि ये मेरे लिए ऑप्शन है ही नहीं, तो मैंने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन बहरहाल अपनी यूनिवर्सिटी के दौर में ही मुझे कुछ चंद टीचर्स ने जब गाइड किया तो फिर मेरे सामने कुछ चीज़ें खुली और वही मैं आपके सामने रखूँगा। तो पहली चीज़ जो मुझे उस टाइम पे इल्म में आई वो मेरे इल्म में ये थी कि जर्मनी एक ऑप्शन हो सकता है आप लोगों के लिए। और जर्मनी क्यों? क्योंकि जर्मनी की जो तालीम है वो फ्री है और बहुत अच्छी क्वालिटी की भी है, हायर स्टैंडर्ड की भी है। तो वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप अगर आप मास्टर्स के लिए जाना चाहते हैं तो एक वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। लेकिन मैं वहाँ पे क्यों नहीं गया, उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे जाने के लिए आपको वहाँ पे एडमिशन अगर आपका सिक्योर हो जाए तो आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर जमा करानी पड़ती है और वो अमाउंट एक तरह से ब्लॉक हो जाती है। और वो अमाउंट उस ज़माने में तकरीबन 8 लाख थी, 8 या 10 लाख, और आज तकरीबन वो 12 लाख के करीब है मेरा ख्याल से रफली। तो मेरे लिए वो यकमुश्त ये जो अमाउंट है जमा करना मेरे लिए मुश्किल था। वो अमाउंट कहीं खर्च नहीं होती, वो बेसिकली ब्लॉक अकाउंट में जमा हो जाती है और वो आपको थोड़ी थोड़ी करके मिलती रहती है जब आप एक दफ़ा जर्मनी चले जाएं। लेकिन मेरे लिए ये अमाउंट एक साथ जमा करना ही मुश्किल था, तो मेरे लिए तो ये ऑप्शन फीजिबल नहीं था। लेकिन अगर आप में से जो लोग फाइनेंशियली जिनको कोई इतना बड़ा मसला ना हो, जिनके लिए अमाउंट जमा करना मसला नहीं है, या वो किसी से उधार ले सकते हैं और उनके ऊपर कोई इस तरह का प्रेशर भी नहीं है कि उनको अभी अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है इमीडिएटली, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इस ऑप्शन को चूज़ करें। क्योंकि जर्मनी जब आप एक दफ़ा आ जाते हैं तो फिर जर्मनी के आपके लिए पूरा यूरोप खुल जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से मास्टर्स करेंगे, आपके पास पूरी यूरोप की जॉब मार्केट होगी। और जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ की जो एजुकेशन क्वालिटी है जर्मनी की वो भी बहुत अच्छी है। तो इस वजह से यानी अगर मेरे पास उस टाइम पे वो अमाउंट होती तो मैं शायद वही ऑप्शन चूज़ करता, लेकिन क्योंकि नहीं थी तो इस वजह से मैं वो ऑप्शन मैंने चूज़ की। उसके बाद फिर मुझे मालूम हुआ कि सऊदी अरब के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि नहीं, हम लोगों को नहीं पता होता, लेकिन सऊदी अरब में कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं और जो कि बहुत प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप ऑफर करती हैं। यानी वो आपको बहुत अच्छी सैलरी देंगी, एक तरह से आपको पर मंथ आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे और तालीम तो आपकी फ्री होगी ही होगी। तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो जिन 2 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने अप्लाई किया था मैं उनका नाम आपको बता देता हूँ। एक थी किंग फहद यूनिवर्सिटी और एक थी किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी। तो ये दुनिया की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं और इसी वजह से यहाँ पे जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी टफ होता है। तो यहाँ पे एडमिशन के लिए आपको GRE और आइल्स चाहिए होगा, और GRE और आइल्स से आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बहुत आसान होता है। मैंने भी बगैर किसी अकेडमी को ज्वाइन किए हुए खुद से तैयारी करके ही ये दोनों चीज़ें दी थी और मेरा स्कोर को बहुत बुरा नहीं था। लेकिन बहरहाल क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत टफ होता है, इस वजह से मेरा इस जगह यानी इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन नहीं हुआ। इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसी पैटर्न पे काम करती हैं, जहाँ पे आप फिर इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और फिर ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि UAE के अंदर भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे पैसे देंगी मास्टर्स के लिए और आपकी तालीम तो फ्री होगी। तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस ऑप्शन को भी ज़रूर एटलीस्ट ट्राई ज़रूर करें। तो ये आपकी 2 ऑप्शन हो गई। फिर एक ऑप्शन जो मैं इस दौरान में मिस कर गया था अपने बैचलर्स के दौरान, वो थी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। तो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका में होती है, ये US एड वालों की तरफ से होती है। और ये मिस करने की वजह मेरे लिए ज़ाहिर ये थी कि भाई मुझे इल्म ही नहीं था कि ऐसी कोई स्कॉलरशिप एग्जिस्ट करती है। और एक यही अलमिया है कि हमारे यहाँ क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो इस वजह से अक्सर चीज़ें पता ही नहीं होती। तो बहरहाल मुझे नहीं पता था और इसकी डेट गुजर चुकी थी। मेरे एक दोस्त ने अप्लाई किया था इसमें और वो उनका एडमिशन हो भी गया था और फिर उन्होंने वहाँ से जाके तालीम भी हासिल की। तो ये फुल ब्राइट का स्कॉलरशिप जो है ये भी बहुत कंपेटिटिव होती है, लेकिन ट्राई करने में कुछ नहीं जा रहा। आप इस ऑप्शन को भी अपनी नज़र में ज़रूर रखें और इसमें भी ज़रूर ट्राई करें।
तो ये तीसरी ऑप्शन हो गई। इसके बाद अब मेरे पास ऑप्शंस कम होती जा रही थी, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप इस तरह की चाहिए थी जिसमें मेरे पास मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएं ताकि मैं अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकूं, और ऑब्वियसली पढ़ाई तो फ्री हो ही हो। तो फिर मुझे इल्म हुआ कि चाइना और साउथ कोरिया जो है वो इस मामले में इस तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर करती हैं, और यहाँ पे जो मास्टर्स है वो रिसर्च बेस होता है। यूरोप वगैरह की साइड पे अगर आप जाएंगे मास्टर्स के लिए तो वो ज़रूरी नहीं है कि रिसर्च बेस हो, इट्स अप टू यू कि आप रिसर्च बेस्ड मास्टर करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट बेस्ड करना चाहते हैं। लेकिन चाइना और साउथ कोरिया जो है ये बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे आपको मास्टर्स जो है वो रिसर्च बेस्ड ही मिलेगा। तो इसके हासिल करने का तरीक़ेकार क्या होता है? वो तरीक़ेकार ये होता है कि आपको प्रोफेसर्स को खुद कांटेक्ट करना पड़ता है। अब ये भी एक नई चीज़ होती है, स्टूडेंट्स को नहीं पता होती कि स्टूडेंट प्रोफेसर को किस तरीके से कांटेक्ट करना है। तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर जाते हैं, आपकी जो भी आपका इंटरेस्ट की फील्ड है, मिसाल के तौर पे मेरी कंप्यूटर साइंस में थी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके इस फील्ड से रिलेटेड जो फैकल्टी है उनके ईमेल एड्रेसेस को देखता था, उनके वेब पेजेस को देखता था, उनकी लैब की जो वेबसाइट्स हैं उनको देखता था, और अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी अवेलेबल होती थी तो भी अप्लाई कर देता था, या फिर वैसे भी अगर मुझे लगता था कि ये प्रोफेसर जो है इस फील्ड में रिसर्च पब्लिश करता रहता है तो मैं उसको ईमेल कर देता था कि ये मेरी सीवी है और ये मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड है और मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं इस बुनियाद पे आपकी लैब में काम करना चाहता हूँ, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, एंड सो ऑन। प्रोफेसर को किस तरह कांटेक्ट करना है इस पर इंशाल्लाह किसी दिन मैं डिटेल में भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन बहरहाल फिलहाल आपके लिए इतना काफ़ी है कि आपको प्रोफेसर यानी सुपरवाइजर जो आपका पोटेंशियल सुपरवाइजर है उसको खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा, एंड देन अगर वो आपसे एग्री कर जाता है तो फिर आपका ये प्रोसेस चल पड़ता है। और चाइना और साउथ कोरिया में भी आपको अच्छे पैसे मिल जाते हैं, और ख़ासतौर पर अगर आपको गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप मिल जाए दोनों ममालिक में से किसी भी एक मुल्क में तो आपको अच्छी जो है पैसे भी मिलते हैं और आपकी जो है वो मतलब स्टडी की क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन यह है कि जो ये गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं इनके लिए प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं होता, इसके बगैर भी आपको मिल सकती है स्कॉलरशिप, लेकिन अगर आपके पास प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस होगा तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने इसी दौरान में फेसबुक का एक पेज है स्कॉलरशिप नेटवर्क, ये मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर ज्वाइन करें इस पेज को, और इसके ऊपर आपको मज़ीद डिटेल्स भी मिलेंगी और ये डिटेल्स भी मिल जाएंगी कि किस तरीके से प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, किस तरीके से सीवी बनानी है, किस तरीके से मोटिवेशन लेटर में लिखना है। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमारे सीनियर्स उस ग्रुप पे शेयर करते रहते हैं, तो आप उस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। मुझे भी उसी ग्रुप के ऊपर एक वैकेंसी नज़र आई थी साउथ कोरिया की एक यूनिवर्सिटी, चोसन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की, कि उसको अपनी लैब के लिए एक मास्टर स्टूडेंट चाहिए था, और मैंने उसको कांटेक्ट किया और कुछ अर्से बाद मुझे फिर उस प्रोफेसर का रिप्लाई आया कि वो मुझे अपने पास रखना चाहता है एज अ मास्टर स्टूडेंट। और फिर हमारी कुछ कन्वर्सेशन के बाद जो है फिर मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर आ गया, एंड इस तरीके से मुझे साउथ कोरिया में मास्टर्स करने का मौका मिला। तो साउथ कोरिया से जब मैंने मास्टर्स कर लिया, यानी अब आपने पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में अगर आपने मास्टर्स कर लिया है तो आपके चांसेस जो हैं पीएचडी की स्कॉलरशिप के बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आप इसको बाइसनेस कह लें या जो भी है, लेकिन जो बाहर का मास्टर्स है वो उसको जो दूसरे ममालिक हैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपने पाकिस्तान से मास्टर्स किया हो। तो अनलेस आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, बहुत आपके पब्लिकेशंस हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल चांसेस नहीं होते, लेकिन चांसेस अगर आपने बाहर से मास्टर्स किया हो तो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो फिर मैंने दोबारा अब पीएचडी के लिए तो जो स्टैंडर्ड तरीका है वो है यही कि आपको प्रोफेसर अपने जो पोटेंशियल सुपरवाइजर है उसको कांटेक्ट करना है। तो मैंने मुख्तलिफ ममालिक में प्रोफेसर्स को कांटेक्ट किया, मिसाल के तौर पे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तो इन ममालिक में मैं कांटेक्ट करता रहा। अब अक्सर ऐसा हो जाता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाते हैं जब उनको रिप्लाई नहीं आता। तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने बस अप्लाई करना है। अगर उस प्रोफेसर के पास जगह होगी, अगर आप उस लैब के लिए सूटेबल होंगे तो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगा, और अगर वो नहीं करेगा आपको तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, अप्लाई करते जाएं, कहीं और अप्लाई कर लें। तो ये आपने करते रहना है। तो ये तो यूरोप की, मैंने आपको अमेरिका वगैरह का बता दिया कि आपने उसी तरीके से प्रोफेसर को कांटेक्ट करना है, और फिर अगर वो आपसे एग्री करेगा तो फिर आपका बाकी का प्रोसेस चलेगा। लेकिन जो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है वो है यूरोप का। यूरोप के अंदर जो है नॉर्मली जो आपकी पीएचडी है वो एज अ जॉब कंसीडर होती है, यानी आपको जॉब वाले राइट्स, यानी आप एज अ एम्प्लॉय कंसीडर होते हैं, यानी आप एज अ स्टूडेंट कंसीडर नहीं होंगे। तो उसके अलग से भी बहुत कुछ एडवांटेजेस हैं। तो आप और इसका जो मेरे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज था वो ये था कि क्योंकि जब ये जॉब है तो इसकी वैकेंसी भी एक तरह से जॉब के तौर पे अनाउंस होती है। कुछ वेबसाइट्स हैं, हर मुल्क की अपनी वेबसाइट भी है, और उसके अलावा एक यूरोप की एक जनरल वेबसाइट है yorax.eu के नाम से,
आप इस वेबसाइट पर जाएंगे और अपनी फील्ड के मुताबिक आप जब अगर जॉब PhD की जॉब ही एक तरह से आप सर्च करेंगे तो आपको वैकेंसीज मिलेंगी, फिर आप उसके ऊपर जाके अप्लाई कर देंगे। तो इसमें एक चीज़ आपकी ये होती है कि आपको प्रोफेसर को कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, तो आपकी ये चीज़ बच जाती है। आप सिर्फ अपनी CV और मोटिवेशन लेटर की बुनियाद पे आप यानी ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मतलब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है यूरोप के अंदर। फिर मुझे तो पर्सनली, क्योंकि मैं यूरोप से ही PhD कर रहा हूँ, तो मुझे तो जो है मैं यूरोप को ही प्रेफर करूँगा। फिर यूरोप की ही एक बहुत प्रेस्टीजियस स्कॉलरशिप जो PhD की होती है वो कहलाती है मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप्स। तो इसमें मतलब ये बहुत हाईली पेड होती हैं, तो इसको भी आप ज़रूर अपने जहन में रखें। अगर आप मास्टर्स अभी कर चुके हैं तो आप ये जो मैरी क्यूरी की स्कॉलरशिप्स हैं अपनी फील्ड से रिलेटेड ये भी ढूंढें और यहाँ पे भी अपनी जो है लक आजमाएं। तो बाकी नॉर्वे के लिए अब मैं अगर आपको बताऊं तो नॉर्वे की वेबसाइट है jobnorge.no, जहाँ पे तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी PhD की वैकेंसीज पोस्ट करती हैं कि हमें इस फील्ड में जो है PhD चाहिए या इस डिपार्टमेंट में PhD स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। और फिर वहाँ पे आप अपनी CV वगैरह अपलोड कर देते हैं और अगर आपकी किस्मत होती है और उस प्रोफेसर को आप यानी उस लैब को आपका जो है प्रोफाइल पसंद आती है तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल करते हैं। और फिर अगर आपका ये सब प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है तो आप इंशाल्लाह जो है फिर यानी आपका PhD में एडमिशन हो जाता है। तो ये कुछ टिप्स थी, मैंने बहुत जल्दी आपको एक तरह से पॉसिबल ऑप्शंस बता दिए हैं, क्योंकि पॉसिबल ऑप्शंस भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। तो मैंने पॉसिबल ऑप्शंस बता दिए हैं। अब ये जो इनके बीच के प्रोसेस हैं, यानी मोटिवेशन लेटर कैसे बनाना है, CV में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हुए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियोस में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि फेसबुक का जो ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क, इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आप इंटरेस्टेड हैं बाहर से स्कॉलरशिप हासिल करने में, क्योंकि यहाँ पे हर किस्म की जो है आपको हेल्प मिल जाएगी, हर किस्म की वहाँ पर उन्होंने फाइल्स अपलोड की हुई हैं, हर किस्म की गाइडेंस अवेलेबल है। तो मतलब अल्लाह इन लोगों को जज़ाए खैर दे जो कि ये ग्रुप चला रहे हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट ये काम कर रहे हैं। जबकि अगर वो इसके थोड़े बहुत पैसे भी एक रुपया भी हर मेंबर से ले लें तो वो अच्छा खासा मेरे ख्याल से कमा सकते हैं। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें और इस ग्रुप से आपको जो है बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस मिल जाएगी। बाकी मैं भी कोशिश करता रहूँगा कि वक्तन फ़वक्तन छोटी मोटी इस तरह की वीडियो डाल के आप लोगों को गाइडलाइंस देता रहूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ आप लोगों को मिलूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।